हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल विजिट जो है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं बनकर रह गई, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक चेस का मूव के रूप में देखी जा रही है। या फिर हम ये कहें कि स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट यहाँ पर बनकर उभर रहे हैं। इसराइल जैसे देश के साथ जो बढ़ती हुई साझेदारी और रिश्ते हैं, इसके साथ ही ईरान जो है इस विजिट को दुर्भाग्यपूर्ण वो कहता है। ईरान की जो मिनिस्टर हैं अब्बास अराग़ची, उनका कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको उम्मीद है कि फ़िलिस्तीन मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर उठाएँगे। और ये सारा कुछ हम अगर देखते हैं तो ये दिखाता है कि मिडल ईस्ट की जो करंट डिप्लोमेसी है, वो किस तरह से गरमाई हुई है और इस सब के बीच में जो भारत की भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने क्लियरली इस बात को कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस विजिट में इजराइल के अंदर वो फिलिस्तीन के मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को ही सपोर्ट करता है, लेकिन तेहरान जो है वो फिलिस्तीन का मसला उठाता है। और अगर हम जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से स्वागत हुआ, और पीएम नेतन्याहू ने और साथ ही जितने भी इजरायली एमपीज हैं जिस तरह का भव्य स्वागत, और प्रधानमंत्री मोदी को एक दोस्त से बढ़कर पीएम नेतन्याहू ने भाई का दर्जा दिया और एक खुले दिल से स्वागत जो हुआ है, उस सब को लेकर एक बात तो यहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि भारत की जो पूरे वेस्ट एशिया है उसमें जो भूमिका है वो कितनी अहम है और पीस लाने में भारत एक अहम किरदार अदा कर सकता है। तो और साथ ही इससे बढ़कर एक और खबर है जो वो आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट ने जो अपनी सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं F-16 वो डियागो गार्सिया में, और जो F-22 रैप्टर्स हैं वो इजराइल में भेज दी हैं। तो ये जो इंडिकेशन, वो इस बात का इंडिकेशन है कि जो मिलिट्री पोस्चरिंग और बिल्टअप है वो भी लगातार साथ साथ में चल रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से क्या हम वेस्ट एशिया में एक बार शांति आते हुए, स्थापित होते हुए देखेंगे, कितनी अहम है, उस पर बात करेंगे। साथ ही भारत और इजराइल के रिश्तों का इतिहास और ईरान का जो एतराज, इस पर और चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या मोदी जी की जो इजराइल विजिट है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक जेस्चर्स ही है, या फिर हम इसको एक डीपर स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें? साथ ही अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान ने इस विजिट को क्रिटिसाइज किया है। तो क्या इंडिया को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा, जहां की एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ हम रीजनल जो पार्टनर्स हैं उनको देखें? कैसे आप इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बाद वो इजराइल पहुंचे हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया बेंजामिन नेतन्याहू ने। और इस बार जब वो गए थे तो उनकी जो श्रीमती थी वो भगवा रंग पहन के गई थी, और प्रधानमंत्री मोदी के जो जैकेट में था वो भी भगवा रंग था। ये इस तरह से जो जेस्टर है, इसमें एक तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया इजराइल ने। इजराइल ने एक तरह से पहले भी बोल दिया कि भारत हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और 1.4 बिलियन इंडियंस जो है वो हम इजराइल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तरह से देखें कि इजराइल एक जो इंटरनेशनल स्टेज पे अलग थलग पड़ गया है। बहुत सारे नेशंस ने बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है, जैसे उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को किया था। अब व्लादिमीर पुतिन जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो बहुत सारी कंट्री में विजिट नहीं कर सकते, वहां पर ग्लोबल प्रोटेस्ट चलता जा रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू दिल्ली भी आने वाले थे दिसंबर में, और उससे पहले नवंबर के अंदर दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ था। तो ये भी वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक वार्निंग दी थी ये इस्लामिक जिहादियों ने कि बेंजामिन नेतन्याहू भारत ना आए। पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक तरह से शीघ्र ही उन्होंने ये टूर प्लान किया, और जब वो भारत इजराइल से अभी जो रिश्ते हैं वो बढ़ाने के चक्कर में जा रहा है, क्योंकि उसको वहां पर एआई है, आईमेक है, और हमारा जो डीप डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, भारत उसके लिए गया है। इजराइल ने बात की है कि वो हेक्सागन ऑफ एलाइज बनाएगा, जिसके अंदर भारत रहेगा, उसके अंदर फिर साइप्रस और ग्रीस रहने वाला है, और उसके अंदर एक मिडिल ईस्ट नेशन भी रह सकता है, एक अफ्रीकन नेशन भी रह सकता है। तो मोस्ट लाइकली जो वो मिडिल ईस्ट नेशन है वो यूएई रहेगा, और जो अफ्रीकन नेशन है वो सोमालीलैंड रहेगा।
देखिए इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकग्निशन दे दिया था, और सोमालिया के अंदर टर्की का बहुत बड़ा बेस है। और ये भी देखिए कि यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे, 2 घंटे के लिए आए थे, और वहां पर भी हमने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात की है, इकोनॉमिक टाइज एंड डिफेंस पार्टनरशिप। ये एक तरह से नया मूल मंत्र चालू हो चुका है। अब भारत और इजराइल के बीच के अंदर जो ट्रेड है वो अराउंड $3.62 बिलियन का है। पर इजराइल अब चाहता है कि भारत के अंदर उसकी डिफेंस फैक्ट्री बने। जैसे हम कुछ मिसाइल्स हम इजराइल से लेते हैं, जैसे रैम्पेज मिसाइल्स है, लोरा मिसाइल्स है, वी आर टेकिंग ऑल दिस मिसाइल्स फ्रॉम इजराइल। तो इजराइल ने एक तरह से प्रपोजल दिया है कि ये सब मिसाइल्स भारत के अंदर ही बना दिया जाए, ताकि जो इजराइल की जो वेपन क्षमता है, बनाने वाले कारखाने हैं, वो डाइवर्सिफाई हो जाए। इजराइल बहुत छोटा कंट्री है। 1967 में 6 से 7 अरब नेशंस ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया था। उस समय टर्की जो था इजराइल का दोस्त था, पर कुछ सालों से टर्की ने एंटी इजराइल का प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है। उसने अभी टर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ मिलके सुन्नी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे इस्लामिक नेटो की बात चल रही है। अब उसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने अभी जो है टर्की को बांधने के लिए उन्होंने साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिश्ते बढ़ाए हैं। और अभी मेडिटेरियन के अंदर वो इंडिया को भी बोल रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे साथ, हम एक अलायंस बना लेते हैं। ये जो अलायंस है इजराइल ने प्रपोज किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि रेडिकल जो शिया एक्सिस है और सुन्नी एक्सिस है, जिहादी इस्लामिक एक्सिस है, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। भारत ने अभी तक कुछ भी एंडोर्समेंट नहीं किया। भारत ने एक ही चीज बोला है कि हमारा और इजराइल के बीच में बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने तो यहां तक बोल दिया कि जिस दिन मेरा जन्मदिन हुआ था उस दिन इजराइल को रिकग्निशन मिली थी। और इजराइल ने भी भारत के प्रधानमंत्री को जो ऑर्डर ऑफ द नेसेट का एक तरह से खिताब दिया। तो 31 नेशन से एक तरह से मोदी जी को आज हाईएस्ट ऑनर मिल चुका है। तो ये सब देख के जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने बोला है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बोला है। देखिए आप उनकी पार्लियामेंट में एड्रेस कर रहे हो, आपको स्वागत किया जा रहा है, आपको गर्मजोशी से कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए इजराइल के जो अपोजिशन लीडर है लापीद, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है। इससे हमें समझ में आता है कि गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। उस समय भारत कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा जो इजराइल के अगेंस्ट होगा। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, डिप्लोमेसी में ये सब नहीं होता है। तो भारत ने बहुत सेफ प्ले किया और हमारा और इजराइल के बीच में जो हिस्टोरिकल टाइज है उसकी बात की। अक्टूबर 7 में जो 1200 जूस मारे गए थे, वो मैसेकर हुआ था, उसको बताया है। इससे पहले भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल को कंडेम भी किया है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पैलेस्टीन के इश्यू को छोड़ा नहीं है, हमने पैलेस्टीन इश्यू को सपोर्ट किया है। अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है, ये वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है कि 50 से 75,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं उस बमबारी में। ये एक तरह से मेरा मानना है कंटेस्टेड फिगर है। मारे जरूर गए हैं, पर कभी कभी हमने पहले भी देखा है कि कैसे पैलेस्टीनियंस जो है वो इश्यू को बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। ये वही ईरान है जो चाइना के साथ डीलिंग करता है, चाइना के साथ $400 बिलियन की डील कर लेता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना लेता है, पर उसको भारत के सिक्योरिटी कंसर्न से कोई मतलब नहीं है। पर जब भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए इजराइल से आयरन बीम या आयरन डोम लेता है, उसको उसमें तकलीफ होता है। ये वही ईरान है जो बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान करता है मुस्लिमों के साथ, तब वो कुछ नहीं बोलता। टर्की जो कुर्द के साथ करता है वहां पर कुछ नहीं बोलता है। और चाइना जो यूगर के साथ करता है, चाइना में तो बहुत ही बुरा हाल है। वहां की जो आर्मी है वो यूगर वुमेन के साथ बेड पे सोती है और मेन को री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया है। तो आप सोचिए, वो तो एथनिक क्लेंसिंग जेनोसाइड है। वहां पर ग्लोबल उमा कुछ नहीं बोलता। एक तरह से लाइसेंस दे दिया ग्लोबल उमा ने कि मुस्लिम नेशन अगर मुस्लिम्स के ऊपर अगर कुछ करें तो हमको कंडेम करना है, चाइना भी अगर करे तो हमको कंडेम करना है। बट इजराइल और भारत को हमेशा एक तरह से वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। मेरा ये डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक तरह से आई कंडेम दिस। ऐसा क्या है कि ग्लोबल उम्मा जो है सारे मुसलमानों की वॉइस क्यों नहीं बनता?
क्यों सिर्फ पैलेस्टीनियन की बात करता है? मैं ये नहीं सपोर्ट नहीं करता हूँ पैलेस्टीनियन में जो इजराइल ने किया है। भारत को भी उसी तरह से विक्टिम बना के रखा गया है, जिसमें बार बार हमारी ऑपोजिशन पार्टीज और भारत जो विदेशी मीडिया है, भारत के अंदर कुछ भी छोटा इंसिडेंट होता है उसको मैग्नीफाई करके भारत को डॉक पे रखना चाहती है। ये तरह से भारत और इजराइल दोनों वेस्टर्न डेडिकेटेड प्रोपेगेंडा लेफ्टिस्ट कबाल के शिकार है। और इसके लिए भारत और इजराइल जिस हिसाब से उन दोनों ने ये जो पूरा रेडिकल इस्लामिक क्रिस्टो इस्लामिक एक्सिस है, जिन्होंने भारत और इजराइल को टारगेट किया है, इसके कारण भारत और इजराइल आज साथ में आ रहे हैं और उनको दोनों को एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न्स इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इजराइल ने हमको एआई के अंदर हेल्प करने की बात की है, ड्रिप इरिगेशन के अंदर बात करने की बात की है, भारत से 1 लाख वर्कर्स को वो मंगवा रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बात चल रही है, लोकल बायलैटरल करेंसी अग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही है। इजराइल ने हमको आयरन बीम और आयरन डोम देने का वादा किया है। वो बोल रहे हैं कि हम आपको गोल्डन हैमर जो मिसाइल है, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जैसे, मतलब अगर पाकिस्तान के टेररिस्ट और मुल्ला मुनीर कोई बंकर में भी छुप जाए, प्रेसिशन स्ट्राइक करके उड़ा दे सकते हैं। और ये 800 किलोमीटर दूर तक की रेंज है। तो ये सब ऑफर कर दिया, वो भी भारत में प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सब चीज है कि भारत को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं। पर अगर ईरान चाइना के साथ करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसको वो भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को नहीं एड्रेस कर सकता। पर जब भारत इजराइल के साथ करे तो वो एक तरह से उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई है। जबकि भारत ने पैलेस्टीनियंस के लिए एड भेजते हैं, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियंस को एक तरह से यूनाइटेड नेशंस में कंडेम करते हैं। कब ईरान ने पाकिस्तान को एक तरह से कंडेम किया कश्मीर के ऊपर? आप ये बताइए। भारत तो कर रहा है, व्हाई इज ईरान नॉट डूइंग दैट? और एक चीज है, ईरान तुर्की को क्यों कंडेम नहीं करता? कुर्द लोगों के ऊपर वो इतनी यातनाएं करता है, उसके जो आका है चाइना के लॉर्ड जी जिनपिंग, उनको कंडेम क्यों नहीं करता यूगुर मुस्लिम्स के साथ करने के लिए? पाकिस्तान को कंडेम क्यों नहीं करता बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर करने के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुस्लिम देश, अगर कोई मुस्लिम देश किसी मुसलमान के ऊपर करे तो वो जायज है, चाइना करे तो जायज है। इजराइल जो अपनी, देखिए इजराइल ने भी एक तरह से, देखिए पैलेस्टीनियंस उधर काम करते थे अक्टूबर 7 के मैसेकर से पहले। ये तो जब वो गाजा के अंदर मैसेकर हुआ उसके बाद इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया, पर वो जिस हिसाब से उन्होंने लेवलिंग किया, आई डोंट एग्री टू दैट। इजराइल का रिएक्शन बहुत हार्श था, पर चालू किसने किया? चालू तो हमास ने किया। तो हमास को कतर सपोर्ट करता है, ये सब मुसलमान नेशन करता है, ग्लोबल उम्मा, उनको कंडेम क्यों नहीं करते? हमेशा इजराइल के ऊपर। अच्छा उमेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जितनी भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, जो नेशंस की एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, फिलिस्तीन का वहां पर मुद्दा उठाएंगे, कितनी जायज ये एक्सपेक्टेशंस हैं? और आपको लगता है कि भारत उनकी ये जो उम्मीद है उसको फुलफिल करना चाहिए, जब अपनी या फिर हम मतलब अपनी जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या है उसको प्रायोरिटी ना दें, इसको प्रायोरिटी दें? देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, भारत के पास 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड मास है, ठीक है, लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड विद कंस्ट्रेंट रिसोर्सेस। उसके बावजूद हम एड भेजते हैं, आपको पहले बता देता हूँ। उसके बावजूद हम पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते हैं। कितने पैलेस्टीनियंस, कितने ग्लोबल उम्मा के लीडर्स है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत को सपोर्ट किया था? ये पहले क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। क्या भारत के हिंदू, भारत के लोग जो नॉन मुस्लिम्स है या मुस्लिम्स हैं, क्या वो सिटीजन्स नहीं है? क्या वो ह्यूमन नहीं है? उस समय क्या ये ग्लोबल उम्मा ने क्यों हमें सपोर्ट नहीं किया? मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम सबके लिए करें, आपके ऊपर कोई जवाबदारी क्यों नहीं है? वी शुड आस्क द सेम क्वेश्चंस टू दिस इरानियन मिनिस्टर। और पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों नहीं बोला? अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमें अब उस समय एयरबेस दे देते, बोलते आप आइए हमारे एयरबेस में आप यूज करिए पाकिस्तान को बमबारी के लिए, क्यों नहीं किया? अगर आपको भारत का सपोर्ट चाहिए, पैलेस्टीनियंस की बात करते हैं, ये सब बात करते हैं, तो उस समय भारत के कंसर्न्स को क्यों नहीं एड्रेस करते? Why is the world against Indian interest? Why should every time India compromise on its security interest? सीधी बात मैं पूछना चाहता हूँ ईरानियन मिनिस्टर से, सीधी बात पूछ रहा हूँ। बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या होता है वो खुद ईरान कर रहा है। सिस्तान प्रोविंस जो बलूचिस्तान का है उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो वहां पर भी वो बलोचों के जो लीडर्स है उनको प्रताड़ित करता है।
उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ईरान खुद एक मुस्लिम देश है, वो मुसलमानों के ऊपर कर सकता है, बट इसराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए करे तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। देखिए, सारी कंट्रीज को अपनी सिक्योरिटी करने का एक तरह से राइट्स है, और इसराइल ने एक तरह से वो मैकेनिज्म बनाया था। अक्टूबर 7 से पहले पैलेस्टीनियंस जो है वो काम करने जाते थे इसराइल, ये क्यों खत्म हुआ? हमास जिम्मेदार है इसके लिए। और उस हमास को किसने सपोर्ट किया? कतर ने किया, तुर्की ने किया, पाकिस्तान ने किया। तो आपने उनको क्यों नहीं बोला? इसराइल जब कर रहा है, इसराइल को करना पड़ेगा। सोचिए, इसराइल की जो पॉपुलेशन है 90 लाख है, उसके अंदर भी 70 लाख जो है जूस है, 20 लाख अरब लोग इसराइल में भी रहते हैं, और उनके खिलाफ कम से कम ग्लोबल उम्मा उनके खिलाफ है, कम से कम 20 से 25 करोड़ मुस्लिम्स रहते हैं मिडिल ईस्ट में। अब टर्की जो है इसराइल का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है। टर्की एक नेटो मेंबर है, टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए अब इसराइल जो है भारत के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, भारत के अंदर अपने वेपन सिस्टम्स बना रहा है, और इसमें फायदा भारत को भी है। ऑपरेशन सिंदूर में रैम्पेज मिसाइल्स ने काम किया था, एल्बिट सिस्टम्स के साथ हमने जो ड्रोन बनाए थे हारोप, उन्होंने भी एक तरह से पाकिस्तान के और जो टर्किश ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया था। दिस शोज दैट इंडिया कैन रिलाई ऑन इसराइल। और कारगिल युद्ध के वक्त आपको किसने सपोर्ट किया? इसराइल ने किया। क्या उस समय ईरान ने किया मैं सपोर्ट? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अग्राची को ये सब हिस्ट्री पढ़ के बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों वो ग्लोबल उम्मा के मुसलमानों की बात करे, और भारत के अंदर हमने किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं किया। जूस जो है भारत के अंदर रहते हैं और वो फल फूल रहे हैं। इसराइल ने कल एक्नॉलेज किया, जब 4000 की कम्युनिटी, आप सोचिए जूस कितने होंगे इंडिया में, वो सेफ फील कर सकते, तो मुसलमान तो 20 करोड़ है, वो तो फील सेफ होना ही है। तो ये सब चीज हमें मत समझाइए। ऊपर से ईरान के अंदर वो जो रेजिम है वो खुद अपने प्रोटेस्टर्स को एक तरह से प्रताड़ित कर रही है, डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है, और खमेनी जो है उसके खिलाफ जो वहां की महिलाएं सड़क पे उतर के आ चुकी है, IRGC के अगेंस्ट हो चुका है, वो डिक्टेटर खुमेनी है। तो ये सब चीज मैं ये बोल रहा हूं कि ईरान के अंदर खुद डेमोक्रेसी मूवमेंट्स है, और हमें एक तरह से बोलना चाहिए ईरान को कि इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर यू टू कमेंट ऑन दिस मैटर्स। आपका और इसराइल का क्या मैटर है वो आप जाने। भारत ने तो आपके अगेंस्ट कुछ किया नहीं, ऊपर चाबार पोर्ट में हमने आपके ऊपर इन्वेस्ट भी किया, अमेरिका से दुश्मनी भी ली। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमने ईरान के लिए हमने अमेरिका से दुश्मनी ली, जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस है। सोचिए, ये कोई करेगा? भारत ने किया था। वो सब चीज उनको याद नहीं आता, तो क्या हम अपने आप को शहादत कर दें? उन्होंने तो इस बात पे भी दुख जताया कि इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट वापस लिया है चाबहार से, वो भी दुख जताया उस पर। देखिए, दुख तो हमें भी होता है कि जब $400 बिलियन वो चाइना से लेके वो चाइना के सपोर्ट करते हैं। क्या भारत ने कभी दुख जताया था? भारत ने सोचा है कि उनका ट्रेड है, उसके लिए कर रहे हैं। तो हमें भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ पे भी जो लोग हैं, अमेरिका के ऊपर हम डिपेंडेंट है, वी कैन नॉट से, हमें उनको भी समझना चाहिए। 1.4 बिलियन इंडियंस है, 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, हम कहाँ जाएंगे? तो वाई इज द ईरान कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? मेरा ये क्वेश्चन है अग्राची के लिए, अगर कोई है तो उनको पहुंचा दीजिए। आई वुड आस्क, बलूचिस्तान के अंदर जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? सिस्तान बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान का एक रीजन है, उसको ईरान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। ईरान उधर भी बलूचों को एक तरह से प्रताड़ित करके रखा है। वो क्यों नहीं बात होती है? कर्दिश मुस्लिम्स के ऊपर बात क्यों नहीं होती है? यूगर मुस्लिम्स के ऊपर बात क्यों नहीं होती है? ये सब बात करें कि क्या ग्लोबल उम्मा का अगर कोई मुस्लिम नेशन है, मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म कर सकता है और ग्लोबल उम्मा चुप रहेगा, तो किस बात का ग्लोबल उम्मा? क्या लॉर्ड सी जिनपिंग ग्लोबल उम्मा के नए पैगंबर हो चुके हैं? मैं तो अग्राची को ये पूछना चाहता हूँ, क्यों वो हमेशा चाइना को सामने वो झुक रहे हैं? चाइना के अंदर तो मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म और सितम हो रहा है। ये दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू अग्राची। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री मोदी की जो इजराइल यात्रा है काफी ऐतिहासिक है और काफी महत्वपूर्ण इसमें मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। और जिस तरह से उनकी विजिट से पहले ही बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई थी, जो भारत और इजराइल के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो रही है, जिसमें हम डिफेंस की बात करें, चाहे किसानों के मुद्दों को लेकर भी कहें, जिसमें इरिगेशन और इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ ही जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो भारत में आएगा। AI है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत को आगे और बेहतर बनाने में मदद करने वाली हैं। लेकिन इस सब में
ईरान का इतराज कितना जायज है ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि हमारे ईरान से रिश्ते बेहतर रहे हैं, लेकिन ये हमारा और इसराइल के बीच की साझेदारी है। यहाँ पर कभी भी भारत ने किसी और के इंटरनल मैटर्स में कभी दखल अंदाजी नहीं की है, और न ही भारत इस बार ऐसा कुछ कर रहा है, क्योंकि भारत फिलिस्तीन और इसराइल दोनों को समर्थन करता है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।